हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरिम मेंटेनेंस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने चैनल सोच पर प्रहार पर एक वीडियो डाला जिसमें मैंने आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट बताया। वो भी इंटरिम मेंटेनेंस पे था, ये भी इंटरिम मेंटेनेंस पे है। देखिए, जब आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस चलता है और आपको ये पता चलता है कि जो वो केस है वो गलत फैक्ट्स के आधार पर दर्ज कराया गया है, तो आपको शुरू क्या करना चाहिए? अपना बचाव, अपना प्रिकॉशंस कि मैं क्या क्या कर सकता हूं और जो जो कर सकते हो वो करो। अगर मामला झूठे तथ्यों के आधार पर है, क्योंकि उससे साफ पता चलता है ना कि सामने वाला आपको केवल फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब कोई मामला सच्चा है झूठा है ये तो पार्टी को ही पता होता है, हम तो केवल वही कह सकते हैं जो पार्टी हमें बताती है। तो खैर, जो भी है, झूठे मामलों के अंदर आपको फाइट करना चाहिए और जो सत्यता होती है, सत्यता को कभी कोई दबा नहीं सकता। अगर किसी लड़की के साथ वास्तव में गलत हुआ है, वो अपनी बात लिख रही है, तो आप कैसे झुठला सकोगे? मतलब एविडेंस तो होते ही। लेकिन जहां तक मेंटेनेंस की बात होती है तो वहां पे एविडेंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। वहां मैटर ये करता है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। अब अगर आपने उन्हीं चीजों को मैनेज नहीं किया हुआ है, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी फूट फूट के निकल रही है, तो कोर्ट को वो दिखता है। आप चाहे फिर बोलने को कुछ भी बोल दो, कोई भी आर्ग्यूमेंट कर दो, लेकिन जो रिकॉर्ड पे है उसको कैसे डिनाई करोगे? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। यहां पे जो पति था वो डॉक्टर था। अब दोस्तों, इस पूरे मामले को पहले हम समझते हैं। यहां पे दोस्तों, सितंबर 2008 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। कुछ समय के बाद वही जो मनमुटाव वगैरह होते हैं, और उसके बाद 2019 में पति ने अपनी तरफ से क्रियुलिटी के बेस पे एक डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो डाइवोर्स फाइल करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, और उन्हें जब हम समझाते हैं कि भैया कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ, थम जाओ, डाइवोर्स डाल तो रहे हो लेकिन चलेगा कुछ और कोर्ट में, लेकिन वो मानते नहीं। फिर जब फंस जाते हैं तब राय लेते हैं लोगों की, क्या करें क्या करें क्या करें, क्या करोगे? तो फंस गए ना। अब देखो, समझो बात को। यहां पे क्या हुआ, पति ने 2019 में क्रियुलिटी के ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल किया, 2019 में। अब क्रियुलिटी के बेस पे किया, लेकिन पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने आकर के उसके अंदर एक सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा दी। बोला जी ऐसा है, पहले तो मेरे को दो अंतरिम भरण पोषण। ये राइट होता है, पता है ना आपको। अगर सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लग गई तो पहले वोट डिसाइड होगी, केस तो आपका डाइवोर्स का थम जाएगा। और अगर ट्रांसफर में चला गया केस तो फिर तो 1 साल वहां पे खराब हो जाते हैं। खैर छोड़िए, बहुत समझा लिया, आप लोग नहीं समझते। अब समझिए जजमेंट को। सेक्शन 24 HM में लगाया और कोर्ट को बोला कि 2.5 लाख रुपीज मंथली दीजिए, क्योंकि मेरे पति की बहुत सारे सोर्सेज से इनकम है। वो डॉक्टर भी है, वहां से उनकी सैलरी आती है, उनकी प्रॉपर्टीज रेंट पे भी है, वहां से उनका रेंट आता है। इसके अलावा वो बहुत सारी संपत्तियों के मालिक भी हैं। तो मेरे को 2.5 लाख रुपए महीना दिलाया जाए। अब दोस्तों, सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल फैमिली कोर्ट ने 1.75 लाख रुपीज मंथली का ऑर्डर पास कर दिया। अब इससे क्षुब्ध होकर, इस ऑर्डर से क्षुब्ध होकर जो हस्बैंड थे वो गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में। अब जब हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट ने क्या किया, पूरे मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जो ऑर्डर था उसको घटा दिया, उसको कर दिया 80,000 रुपए मंथली। तो एक तरह से ऑर्डर की जो अमाउंट थी वो आधी कर दी। अब जो पत्नी थी, इसके बाद वो गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। देखते रहो, डाइवोर्स फाइल किया था आपने ये 2019 में, 2024 चल रहा है, 5 साल हो गए, अभी केवल मेंटेनेंस पे लड़ रहे हो, डाइवोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। समझ लेना, वो लोग जो 1000 बार मना करने के बाद भी डाइवोर्स फाइल करते हैं। मैं मानता हूं कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं जहां डाइवोर्स फाइल करना पड़ता है, लेकिन वो कुछ ही कंडीशन है। अगर 100 लोग डाइवोर्स फाइल करते हैं तो हार्डली 2 लोगों के साथ वैसी कंडीशंस होती हैं, बाकी 98 के साथ नहीं होती। 98 के बस ये रहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मैं क्या खाली बैठा रहूं? अगर खाली बैठना अच्छा सॉल्यूशन है भाई, तो खाली बैठे रहो, वरना देखो फिर नतीजा। अब क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो यह पाया कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने सभी तथ्य को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने केवल ये देखा कि पति के कुछ सोर्सेज से कितनी इनकम है, लेकिन ये देखा ही नहीं कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी कितनी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया 1,25,000 रुपए तो इनकी सैलरी आती है, इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे गई हुई है इनकी, और इनकी मदर के नाम से उसका रेंट भी आता है, आधा आधा जो दोनों को मिलता है। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है उन पर भी हाई कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। तो जो पत्नी है ना, उसको सेम जीवन स्तर जीने का राइट है डाइवोर्स की प्रक्रिया चलने के दौरान भी। तो इसलिए जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था वो था बिल्कुल सही, और वापस से जो हाई कोर्ट ने 80,000 रुपए कर दिया था कम करके, उस ऑर्डर को कर दिया कैंसिल, और फिर से कितना कर दिया, वही जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसी को होल्ड करा, यानी 1.75 लाख रुपीज मंथली लगा दिया। अब 1.25 लाख रुपए महीना दो, अब उस तो पड़ा है साइड में, पहले तो आप एरियर क्लियर करो। यही तो बात हुई, क्योंकि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको देना है। अब फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन आप लगा लो, जब भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई हो, 2 साल हो गए हो, 3 साल हो गए, कैलकुलेट कर लो 1.25 लाख रुपए महीने के हिसाब से। तो अगर मैं मान के चलूं कि एरियर 2 साल का भी है तो 42 लाख रुपए तो भैया आपके एरियर के ही हो गए। पहले तो आप इसको पे करो, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप जाओ कहां जाओगे, देने पड़ेगी 42 लाख रुपए। नहीं दोगे आप तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन फाइल होगा, डाइवोर्स तो वहीं का वहीं पड़ा है।
अब लड़ाई तो पहले इन 42 लाख रुपए की चलेगी जो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। जाने डाइवोर्स में भी भाई आपको यह देखना चाहिए कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर फॉल्स केस किया है तो आपको इससे बाहर कैसे आना है। इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हो या इससे पहले जिन्होंने जस्ट मेरे 2-3 वीडियो ही देखे हो, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले पूरे चैनल को एक्सप्लोर करो। देखो हर पर्सपेक्टिव से क्या क्या बनाया गया, आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन है बट हम अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते, हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, और कई बार गलत माइंड मेकअप करके हम सोचते हैं हम डाइवोर्स फाइल करेंगे तो उससे हमको राहत मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में राहत नहीं मिलती। आप और ज्यादा उलझते हो और ज्यादा फंसते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको डाइवोर्स ही फाइल करना चाहिए एक्चुअल में, या फिर कुछ और करना चाहिए। यह आपके मैटर पर डिपेंड करता है कि आपके मामले की तथ्य और परिस्थितियां क्या कहती हैं और आप अभी आगे क्या चाहते हो। तो जो वीडियोज हैं ये केवल आपको गाइडेंस देने के लिए हैं हर एक एंगल पर। ये केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाए जा रहे हैं, किसी के भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस पे कुछ नहीं है। हाँ, किस मामले में क्या होता है वो आपको पता चलता है, जजमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है, कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जस्ट एजुकेशनल है, इनको एज इट इज आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो हो नहीं सकते, क्योंकि हर एक के मामले की तथ्य परिस्थितियां अलग होंगी। तो अपने मामले की तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर आपको निर्णय लेना है कि डाइवोर्स फाइल करना है कि एक्चुअल में आपके लिए प्लस पॉइंट होगा या फिर बहुत बड़ा माइनस पॉइंट। और दोस्तों इस मामले का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।